भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 उपनिवेशवाद और देहात। आज इसका उपभाग 3.3 राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। बंबई यानी कि दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था और इसका नाम था रैयतवारी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त के अंतर्गत या इस लगान निर्धारण करते समय इसका मतलब होता था किसानों से, यानी रैयत का मतलब है किसान, किसानों से सीधा संपर्क। किसका? कंपनी का किसानों से सीधा संपर्क। यहाँ पर राजस्व का जो निर्धारण होता था वो केवल कंपनी और सीधा रैयत के बीच होता था, कोई भी बिचौलिया नहीं था। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, किसान और कंपनी के बीच में जो बंदोबस्त या जो राजस्व निर्धारित होता था ये भूमि के आधार पर होता था। सबसे पहले कंपनी ने या उपनिवेशवादी शासन ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, भूमि के विभिन्न प्रकार अलग अलग वर्गीकृत किए और उसके आधार पर लगान निश्चित कर दिया जाता था। तो 1820 के दशक में सबसे पहला राजस्व बंदोबस्त बंबई यानी कि दक्कन प्रांत में किया गया था। लगान की मांग या मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव को छोड़ करके चले गए। इतना ज़्यादा लगान हुआ करता था कंपनी का, ये लगान को ना दे पाने के कारण किसान अपने गांव को छोड़कर ही चले जाते थे। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी, चूँकि लगान तो उन्होंने निश्चित कर लिया, और जब वहाँ की ज़मीन घटिया किस्म की होगी तो स्वाभाविक है कि उससे उपज भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम या ज़्यादा होती थी, वर्षा असामान्य होती थी, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो भी फसल को नुकसान हो जाता था, या बहुत कम होती थी तो भी फसल पैदा नहीं हो पाती थी। तो जहाँ वर्षा कम और ज़्यादा होती थी, ख़ास तौर पर समस्या भी और भी विकट हो जाती थी। मतलब जहाँ ज़मीन घटिया किस्म की होती थी, वर्षा कभी कम कभी ज़्यादा होती थी, वहाँ ये समस्या और विकट हो जाती थी। चूँकि लगान की या राजस्व की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जब ज़्यादा मांग थी तब क्या होता था, किसान उसको दे नहीं पाते थे, इस कारण वो गांव छोड़कर चले जाते थे। जहाँ ज़मीन घटिया किस्म की होती थी या फिर वर्षा कम या ज़्यादा होती थी, वहाँ ये समस्या और विकट रूप धारण कर लेती थी। जब वर्षा नहीं होती थी, इसके बाद यदि कहीं वर्षा होना ही नहीं है, वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब हो जाती थी, तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। तब फिर किसान राजस्व अदा नहीं कर पाते थे। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर, जो भी कलेक्टर होते थे राजस्व इकट्ठा करने के लिए जिनको नियुक्त किया जाता था, वो सरकार को अपनी वफादारी दिखाने के लिए, अपनी सक्रियता दिखाने के लिए, कार्य कुशलता प्रदर्शित करने के लिए, अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहा करते थे। कंपनी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए, अपनी कार्य कुशलता दिखाने के लिए और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उत्कट रहते थे। इस कारण वो किसानों से बड़ी क्रूरतापूर्वक लगान वसूल करते थे, जिससे कि कंपनी के अधिकारी उनसे, बड़े बड़े अधिकारी उनसे प्रसन्न बने रहें। इसलिए वे अत्यंत कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी। यदि कोई किसान राजस्व देने में असमर्थ होता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था, पूरे गांव पर जुर्माना लगा दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते, मतलब 1820 में यहाँ राजस्व की प्रणाली, इसका नाम था रैयत बाड़ी, लागू की गई थी। और इस प्रणाली के कारण राजस्व की मांग इतनी अधिक थी कि किसान देने में असमर्थ हुआ करते थे, और जब वो मांग नहीं, राजस्व नहीं दे पाते थे तो वो अपना गांव छोड़ करके चले जाते थे।
और जहाँ घटिया किस्म की ज़मीन होती थी, वर्षा असामान्य होती थी या वर्षा होती ही नहीं थी, तो किसानों के सामने ये समस्या और जटिल रूप धारण कर लेती थी। कंपनी के प्रभारी कलेक्टर, जो कि लगान वसूल या राजस्व वसूल करने वाले कलेक्टर हुआ करते थे, वो सरकार को अपनी वफादारी दिखाने के लिए, अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठोरतापूर्वक लगान वसूल करते थे। यदि कोई किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी। अब यहाँ आता है 1830 का दशक। 1830 के दशक के आते आते जब 1830 का दशक आया तो इस दशक के आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। राजस्व वसूली की समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। जब 1832 में कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से घटने लगीं, गिरने लगीं और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। 1.5 दशक का मतलब करीब 15 वर्ष तक ऐसी ही कीमतें रही, यानी कृषि उत्पादों की कीमतों में कोई सुधार नहीं हुआ। बहुत सस्ती कीमतें हो गई, बहुत नीची कीमतें आ गई। तो होता क्या है, इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आ गई। किसानों की आय कम हो गई, चूंकि कीमतें कम हो गई कृषि उत्पादों की, तो किसानों की आय भी बहुत कम हो गई। लेकिन कर उतना ही था, राजस्व उतना ही देना पड़ता था। अब इस राजस्व को देने के लिए किसानों को ऋण लेना आवश्यक हो गया। किसान क्या करने लगे, ऋण लेने लगे, कर्ज में डूबने लगे। इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आ गए। यानी 1834 में जाकर के 32 से 34 2 वर्ष तक, 1832 से 34 तक अकाल पड़ गया। अकाल जानते हो, बारिश नहीं हुई। यानी ये कौन से इलाकों में आ गया था, देहाती इलाकों में अकाल पड़ गया। जो वहां के देहाती इलाके थे, दक्कन के या बंबई के, वहां अकाल पड़ गया। और इस अकाल के कारण, अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए यहाँ के जो देहाती इलाके थे, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया। जो किसानों के पास खेती के अतिरिक्त पशुधन हुआ करता था, जिनसे उन्हें आय मिलती थी, वो मौत के मुंह में चला गया। क्योंकि पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था, उनको भूसा नहीं मिल पाता था, चारा नहीं मिल पाता था, जिस कारण पशुधन मौत के मुंह में चला गया। और आधी मानव जाति भी अकाल का ग्रास बन गई। और जितनी जनसंख्या दक्कन प्रांत में थी, उसकी आधी जनसंख्या भी मौत के मुंह में चली गई अकाल के कारण। चूंकि अकाल से उनको भी भोजन नहीं मिला, जो गेहूं होना था, जो अनाज होने थे, वो भी प्राप्त नहीं हो पाते थे। पानी की समस्या थी और इस कारण से आधी जनसंख्या भी अकाल के मुंह में चली गई, मौत के मुंह में चला गया। और आधी मानव जनसंख्या भी अकाल का ग्रास बन गई। और जो बच्चे, यानी जो बच गए थे शेष, उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। जो लोग बचे थे, उनके पास भी खाने के लिए अन्न नहीं था। कैसे उनका भरण पोषण हो। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी। राजस्व की मतलब जो सरकार द्वारा निश्चित राजस्व किया गया था, वो बकाया राशियां आसमान छूने लगी। मतलब किसानों पर राजस्व की राशि का पुलंदा बनता गया।
ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहते। अब आप सोचिए, उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहते। उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया और कैसे वो राजस्व अदा करते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे जुटाते थे। बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हमें जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो कैसे इन चीज़ों को जुटाते थे। अपने हल बैल कैसे खरीदें अथवा बच्चों की शादियाँ कैसे करें। हल बैल कैसे खरीदें जिससे उन्हें खेती करनी थी, कृषि कार्य करना था, और अपने बच्चों की शादियाँ कैसे करें वगैरह वगैरह। यानी उनके सामने बहुत सारी समस्याएं पहाड़ की तरह विकराल रूप लिए खड़ी हुई थी। हम कह सकते हैं कि ये जो समस्याएं थी ये सुरसा राक्षसी की तरह बढ़ती जा रही थी। जैसे हनुमान जी जितना बड़ा आकार लेते थे, सुरसा नामक राक्षसी उससे दुगना आकार लेती थी। तो क्या हुआ, यानी किसान जितनी समस्याएं को हल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके सामने समस्याएं सुरसा राक्षसी की तरह दुगना रूप धारण करके खड़ी हो जाती थी। यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा ना था। यानी किसानों के पास पैसा उधार लेने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था, और अब तो वो ऋणदाताओं से पैसा लेकर के राजस्व चुकाने लगे। लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया, किसी भी किसान ने लगान चुकाने के लिए वो ऋणदाता से ऋण ले लेते थे, लगान चुका देते थे, राजस्व चुका देते थे। लेकिन एक बार किसी रैयत ने ऋण ले लिया, फिर वो ऋण नहीं हो सका, तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया राशि रहती गई, और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। इतना कर्ज बढ़ गया रैयत पर कि वो कर्ज चुका नहीं पाते थे, तो किसान फिर पूरी तरह से ऋणदाताओं पर आश्रित हो गए। अब तो किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ऋण लेना पड़ता था। मसलन कपड़ों के लिए, भोजन के लिए, हर चीज के लिए उन्हें ऋणदाताओं पर आश्रित होना पड़ा। अब स्थिति यहां तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पाद के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी, अब यहां पर कुछ बदलाव होगा। 1840 के दशक तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यह महसूस हो गया कि दक्कन क्षेत्र में या बम्बई प्रांत में हमने जो राजस्व की जो प्रणाली लेके आए हैं, ये राजस्व की मांग ज़्यादा है किसानों पर, इसलिए किसान पैसा चुकाने में या राजस्व चुकाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यानी 1840 तक आते आते कंपनी के अधिकारियों को इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। इसी 1840 के जो दशक था, इसके मध्य में आते आते एक आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे कि कोई अब परिवर्तन होने वाला है। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। तो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने सोचा कि जो 1820 में हमने रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली लागू की है राजस्व की, ये कठोरतापूर्ण है, ये राजस्व प्रणाली ठीक नहीं है, क्योंकि मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी। जो राजस्व मांगा गया था 1820 की राजस्व प्रणाली के तहत वो ज़्यादा था, और इस व्यवस्था में ये लचकहीनता थी। लचकहीनता का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, कठोर व्यवस्था थी, जो एक बार तय हो गया वो देना ही है। और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने लगा था। किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने लगा, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांगों को कुछ
हल्का किया गया। अब उन्होंने सोचा कि अब किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, तो फिर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए या किसानों को अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे कि किसान अधिक से अधिक खेती कर सकें, उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का कर दिया। यानी अब राजस्व कुछ कम कर दिया गया था 1840 के दशक के मध्य में आते आते, जब अधिकारियों को महसूस हुआ कि 1820 की जो राजस्व प्रणाली थी ये कठोर और लचकहीन थी, राजस्व की मांग ज़्यादा थी, इसलिए 1840 के दशक के मध्य में आते आते ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस राजस्व की मांग को कम किया जाए। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई। हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ 1.5 दशक तक कीमतें बहुत, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन 1845 जैसे ही आता है, 1845 तक आते आते कृषि उत्पादों की कीमतें शने शने का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे कृषि उत्पादों की कीमतों में उछाल आने लगा, कीमतें बढ़ने लगी। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे। जब कीमतें बढ़ने लगी तो किसान भी अधिक से अधिक भूमि पर कृषि करने लगे, अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और नए नए इलाकों में चले जाते थे कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। जो गोचर भूमियाँ थीं जिन पर पशु चराए जाते थे, फालतू पड़ी भूमियाँ थीं, उन भूमियों को उन्होंने कृषि भूमि में बदल लिया। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। अब उन्हें खेती करनी थी तो खेती करने के लिए क्या करना था, उनको हल बैल और अच्छे बीज की ज़रूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। फिर कपास में तेजी आई। हम देखेंगे फिर कपास में तेजी आई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। यानी 1860 के दशक तक जो ब्रिटेन में जितना भी कपास लगता था, ब्रिटेन में इसका एक और स्थान है लंकाशायर। ब्रिटेन का लंकाशायर कपास या सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस और भी एक जगह है। तो यहाँ पर 1860 के दशक तक आते आते ब्रिटेन की यानी जो कपास की उसको आवश्यकता थी, उसका 3/4 भाग अमेरिका से प्राप्त होता था। 3/4 भाग अमेरिका से आता था। अमेरिका से आता था 3/4 भाग, यानी सबसे ज्यादा कपास अमेरिका से ही प्राप्त होती थी ब्रिटेन को। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। ब्रिटेन में जो कपास उत्पादक या कपास से जो वस्तुएं बनाते थे, अर्थात कपड़ा या धागा बनाने वाले होते थे, वो सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफी लंबे समय से अमेरिका पर निर्भर रहने के कारण परेशान थे। ब्रिटेन के कपड़ा बनाने वाले या सूती वस्त्र बनाने वाले जो उद्योगपति थे, लंबे समय से अमेरिका से कपास की आपूर्ति के कारण उस पर निर्भर थे और काफ़ी परेशान भी थे।
अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। उनको तो यही लगता था यदि अमेरिका से कपास आना बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे और इसी प्रश्न से वो चिंतित थे और चिंतित होकर के इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से, बड़ी तत्परता से कपास के नए विकल्प को खोजने का प्रयास कर रहे थे। निरंतर उसी प्रयास में लगे रहे जिससे कि कपास को खोजा जा सके, कपास कैसे हमें प्राप्त हो। अमेरिका से यदि कपास बंद हो जाती है तो 1857 में ब्रिटेन के पास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1853 में किसमें, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1857 में हुई थी, सॉरी 1857 में ब्रिटेन में यानी 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हो गई। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। और 1859 में मैनचेस्टर, 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, कॉटन कपास को ही बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। यानी ये दोनों ही, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना और 1859 में मैनचेस्टर में कॉटन कंपनी की स्थापना करने का उद्देश्य था दुनिया में, विश्व में अधिक से अधिक कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपने खेतों में अधिक से अधिक कपास उगाएं, जिससे उनकी कंपनी, किसकी, हाँ इनकी कंपनी ब्रिटिश वालों की अर्थात उपनिवेशवादी जो कंपनी थी का विकास हो सके, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से कपास पर निर्भर थी। उन्हें यही भय सता रहा था कि कहीं अमेरिका से कपास का आना बंद ना हो जाए। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका के से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। ब्रिटिश के अधिकारियों ने ये सोचा, ब्रिटेन ने ये सोचा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो यदि अमेरिका से कपास आना बंद हो जाएगी तो भारत ब्रिटेन के लंकाशायर को कपास भेजता रहेगा, जो कि एक सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। भारत की भूमि भी, भारत की जलवायु भी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त थे और यहाँ कपास की खेती उत्पादित करने में जो श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, श्रमिक भी यहाँ सस्ते दामों में मिल जाते थे। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया, 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ा। गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र यानी मंडी तथा कारखाने जो थे ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। जैसे ही 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा तो ब्रिटिश के कपास मंडियों में, कपास के जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहां तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई और अमेरिका से जो कच्ची कपास आती थी उसके आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। जितनी आती थी उससे 3% से भी कम। एक हम उदाहरण दिखाते हैं। 1861 में जहां 20 लाख गांठें आती थी
अमेरिका से ब्रिटेन में 1861 में, जहां पर अमेरिका से 20 लाख गांठें आती थी, 20 लाख गांठें आती थी। वहीं गृह युद्ध छिड़ने के पश्चात 1862 में, वहीं 1862 में इनकी संख्या 55,000 गांठें हो गई। 55,000 यानी 20 लाख की जगह केवल 55,000 गांठें रह गई। कितना अंतर आया, यानी 3% से भी कम कपास की गांठें कहां से आने लगी? अमेरिका से। एक गांठ का वजन हमने बताया था 400 पाउंड के बराबर होती है। 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्याग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया ब्रिटेन के द्वारा। जब अमेरिका से कपास आना बंद हो गई ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन की कंपनी के अधिकारियों को संदेश भेजा, भारत के लिए संदेश भेजा कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे, यानी भारत अधिक से अधिक मात्रा में कपास का निर्यात करे, क्योंकि अमेरिका से कपास आना बंद हो गया। बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास के पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। अब तो जैसे ही संदेश आया ब्रिटेन से, भारत तो बंबई में जो कपास के व्यापारी थे, इन व्यापारियों ने उन जगह का दौरा किया जहां पर कपास की खेती की जाती है। गांव-गांव में घूमने लगे, कपास की खेती करो आपको लाभ होगा, कपास की खेती करो, कपास महंगी होने वाली है। तो किसान भी इस बात के लिए आगे बढ़ने लगे। किसानों को ने देखा कि हमारी कपास की कीमत बढ़ गई, तो किसी भी बाजार में जब किसी विशेष वस्तु की कीमत बढ़ जाती है या बाजार कोई तेजी से चलने लगता है, तो वहां ऋण देने वाले भी बहुत से लोग आ जाते हैं। तो वहां साहूकार और ऋण देने वाले लोगों का तांता लग गया, जिन्होंने किसानों को अधिक से अधिक ऋण दिए, जिससे कि किसान कपास का उत्पादन अधिक से अधिक कर सके। चूंकि उनकी कीमतें बढ़ चुकी थी कृषि उत्पादों की, तो ऋण देने वालों को भी इस बात में कष्ट नहीं होता था, फसल के टाइम पर वो अपना ऋण वापस ले लेते थे। जब कपास की कीमतों में उछाल आया, तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी। अग्रिम का मतलब एडवांस राशियां दे दी साहूकारों को, ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को, जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, यानी कंपनी ने शहर के साहूकार थे उनको अग्रिम राशियां दे दी, और शहर के साहूकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण देते थे उनको राशियां दे दी, जिससे वो अधिक से अधिक किसानों को ऋण दें। जो किसानों ने वचन दिया था अधिक से अधिक कपास का उत्पादन करने का, तो उनको दे दिया। अधिक मात्रा में राशि उधार दे सकें, मतलब यानी इन जब शहर के साहूकारों को राशि दे दी अग्रिम, इसके बाद उन्होंने ग्रामीण साहूकारों को दे दी, जिससे कि वो अधिक से अधिक राशि ग्रामीण क्षेत्र में बांट सकें, उधार दे सकें। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशि की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। जब बाजार में तेजी आती तो ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है हम अपना ऋण आसानी से वसूल कर लेंगे। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा, यानी दक्कन के गांवों के जो रैयत थे, किसान थे, उनको आसानी से ऋण मिलने लगा, चूंकि कपास की कीमत बढ़ चुकी थी। उन्हें कपास उगाई जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम राशि दी जाने लगी। यदि 1 एकड़ में एक रैयत कपास उगाता है तो उसको 100 रुपए अग्रिम यानी एडवांस में दे दिए जाते थे ऋण के रूप में। साहूकार भी दीर्घावधिक ऋण देने के लिए एकदम तैयार हो गए, यानी साहूकार भी
लंबे समय के लिए ऋण देने को भी तैयार हो गए, दीर्घावधिक ऋण देने के लिए तैयार हो गए। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या, नहीं, कपास कितने एकड़ में होती थी, दोगुनी हो गई। कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। और जिसका समय था 1860 से लेकर के 1864। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। यानी 1862 तक ऐसी स्थिति पहुंच गई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास आता था उसका 90% भारत देता था। अमेरिका से 3/4 आता था, लेकिन भारत तो 90% देने लगा था। इतना कपास भारत से ब्रिटेन में जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में अभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। जैसा कि होता आया है, कुछ किसानों को तो लाभ हो गया था जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, लेकिन ज़्यादातर किसान कर्ज के बोझ से दब गए, क्योंकि कर्ज वहाँ खुले तौर पर बांटा जा रहा था। यहाँ एक चित्र दिया होगा, रेलों का युग। रेलों का युग शुरू होने से पहले, यानी रेलों का भारत में 1853 में श्री गणेश हुआ था। और ये रेलों का युग शुरू होने से पहले, मतलब रेलें इतनी ज़्यादा अभी कारगर नहीं हो पाई थी, इससे पहले कपास का परिवहन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 2020 अप्रैल 1861 इनमें छपा है। क्या छपा है? जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई, यानी ये कहते हैं जब गृह युद्ध हो गया था अमेरिका में तो वहाँ से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई, तो क्या होता है, ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत ब्रिटेन उद्योग के कपास संबंधी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। यानी ब्रिटेन को एक आशा हो गई थी कि भारत ही हमारी कपास संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा। अब तो ये भी जांच की जाने लगी कपास की क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है इंडियन कपास की, और भारत में जो कपास है वो कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पर बहस होने लगी, आकलन किया जाने लगा। उनकी यह दिलचस्पी ब्रिटेन के न्यूज़पेपर के पृष्ठों पर दिखाई देने लगी। यहाँ देखिए बैलगाड़ियों से भी कपास लाई जा रही है और कुछ नौकाएं भी हैं। चित्र 9.19 ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के बंबई टर्मिनल पर कपास की गांठें पड़ी हुई हैं। यहाँ इस चित्र में दिखाया जा रहा है, ये बंबई का जो रेलवे था, स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन पर कपास की गांठें पड़ी हैं। इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 23 अगस्त 1862। जब रेलवे चलने लगी तो कपास की गांठें गाड़ियों और नौकाओं द्वारा ही नहीं, रेलों से भी भेजी जाने लगीं। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र के पीछे दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ियां रेलवे स्टेशन के पत्तन तक कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।